हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7th की हिस्ट्री का बुक जो है उसका हम चैप्टर 2 देखेंगे, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200 एडी का टाइम पीरियड जो है। तो इस समय जो है लोगों के लाइफ में जो चेंजेस हो रहे थे, सोशल लाइफ में चेंजेस हो रहे थे, उनका जो आर्थिक लाइफ है, ठीक है, जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें चेंजेस हो रहे थे, और जो रिलीजियस धर्म के उपरांत जो चेंजेस हो रहे थे उसको हमको देखना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट आफ्टर 650 देयर वे कंडीशंस ऑफ किंग्स एंड किंगडम चेंज्ड, लाइक इन द प्लेस ऑफ बिग एम्पायर्स स्मॉल किंगडम्स डेवलप्ड एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, 6th में भी हमने देखा था कि 650 एडी के बाद में जो किंग्स और किंगडम्स है वो चेंज होने लग गए। तो बड़े बड़े जो एम्पायर्स है वो अब हट गए, ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 6 में देखा था बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में। तो 650 के बाद जो है ये जो एम्पायर्स है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। There were many other changes taking place in the lives of the people during this period। तो इस समय जो है लोगों की लाइफ में बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे थे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट दिस सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चेंजेस। तो अब जो है हमको ये सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस के बारे में देखना है। तो पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट और विलेजेस, सो जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे और जो गांव में रहते थे उनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा उसको हमको पहले देखना है। तो इन दोज डेज इन कंपैरिजन देयर वर मोर फॉरेस्ट देन इट इज टूडे। तो उस समय, उस जमाने में 650 एडी और 1200 के बीच में जब टाइम पीरियड था उस समय बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे जो अभी है उससे कई ज्यादा। तो देयर वे मेनी विलेजेस एंड टाउन्स एट वेल्स, और उसके साथ साथ कई सारे विलेजेस और टाउन भी थे, लेकिन जो है उनकी संख्या जो है, फॉरेस्ट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी और जो विलेजेस और टाउन्स है उनकी संख्या कम हुआ करती थी। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, सबसे पहले हमको देखना है वो लोग जो फॉरेस्ट में रहा करते थे। ड्वेलिंग मतलब जो वहां बसते हैं, फॉरेस्ट में बस के रहते हैं। मेनी पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक दे यूज टू इन एंशिएंट टाइम। तो बहुत सारे लोग जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में जो हमने क्लास 6 में देखा, अर्ली मैन वाला जो टाइम था उस समय जैसे रहते थे वैसे ही कई लोग जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे। एंड लाइक द प्री हिस्टोरिक पीपल दे सर्वाइव्ड ऑन फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड एनिमल्स दे हंटेड। और जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम में है ना, जो स्टार्टिंग में हमने 6th क्लास में जो देखा था, अर्ली मैन वाला जो टाइम था, उस समय जैसे जो लोग रहते थे है ना, जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स खा के, ट्यूबर्स मतलब जो कंद मूल जो होते हैं उसको खाकर, और फ्रूट्स जो है फल वगैरह खाकर रहते थे, और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के मीट वगैरह में जो रिलाई करते थे उसको खा के रहते थे। तो वो सब चीज जो है उस समय के जैसे लोग रहते थे वैसे ही यहाँ पे भी लोग रहा करते थे। बट देयर लाइफ ऑल्सो बिगेन टू चेंज। अब धीरे धीरे लाइफ में उनके चेंजेस होने लगे। दे टुक फार्मिंग, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग द पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो ये जो है फिर अब धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट की, फार्मिंग स्टार्ट की। तो कुछ पेड़ों को काटा उन्होंने, है ना, एक जो पैच है, एक पैच मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जो है फॉरेस्ट का, उसको क्लियर किया और वहां पे खेती बाड़ी स्टार्ट की। दे नाइदर प्लॉ द लैंड नॉर दे इरिगेट द क्रॉप। तो उस समय जो है लोग, है ना, जो प्लॉ करते हैं, ठीक है, खुदाई करके जो बीज डालते हैं, ठीक है, हल से जो हम खुदाई करके जो बीज डालते हैं उस तरीके का नहीं किया करते थे, और ना ही वो इरिगेट करते थे। मतलब अगर पानी गिर रहा है तो क्रॉप्स उगेंगे, अगर नहीं गिर रहा है तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे, इस टाइप का। तो इरिगेट मतलब सिंचाई वाला भी कोई काम नहीं किया करते थे। तो इंस्टेड दे वुड जस्ट स्कैटर द सीड्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टिल इट वाज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। तो इसके अलावा, ठीक है, इंस्टेंट इसके बदले में वो क्या किया करते थे, स्कैटर मतलब वो बिखेर देते थे सीड्स को एक जगह पे, और जब वो उग जाते थे, जो क्रॉप्स है वो उग जाते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे। और जब तक वो हार्वेस्ट, है ना, वो पक नहीं जाते था, जो उन्होंने जो बीज बोया है वो फल देने जो नहीं लग जाते थे, जो बीज है वो पक जाते थे, तब तक उसकी उन रक्षा किया करते थे। दिस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट्स कॉल्ड पाली। और ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं ये छोटे छोटे सेटलमेंट्स, छोटे छोटे बसेरा बना के रखते थे। जैसे विलेजेस होते हैं वैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स, उसको क्या कहा जा रहा है, पाली। Apart from farming, they also collected many natural products from the forest and exchanged these in the villages and towns for whatever they needed in their daily lives, like grain, oil, iron, salt, and so on. They also gave gifts to the king. तो देखिए, ये फार्मिंग करने के अलावा और क्या करते थे, ये जो फॉरेस्ट के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हनी हो गया, और ठीक है, और बहुत सारे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या करते थे, जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, और उनको ले जाके वो विलेजेस और टाउन्स में
एक्सचेंज में, ठीक है, क्या लिया करते थे, जो उनकी जरूरत का सामान है उनको डेली लाइफ में जो फॉरेस्ट में नहीं मिलता उसको लिया करते थे, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, ऑयल्स हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज, और वो किंग्स को गिफ्ट भी दिया करते थे। द इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस एरा tells us that Sabars, Nishas, पुलिंदास, भील्स were some of the prominent tribes who lived in this way। तो उस समय जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, तो उनसे क्या पता चलता है कि उस समय जो है सबार्स हो गया, निशास हो गया, पुलिंदास हो गया और भील्स हो गए, ये कुछ क्या है प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हुआ करते थे जो इस तरीके का लाइफ जिया करते थे। तो हमको अब देखना है नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। तो इन दोज डेज देयर वर मेनी नोमैडिक ट्राइब्स दैट रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उस समय जो है, उस जमाने में जो है बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब, नोमैडिक मतलब ऐसे लोग जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये दे रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे इंक्लूडेड, है ना। और उनके साथ कौन कौन रहता है, कैटल रियरिंग ट्राइब्स, ठीक है। इसके यही लोग जो है नोमैडिक ट्राइब के अंदर ही कैटल रियरिंग ट्राइब्स आता है, मतलब जो कैटल्स को पाल के रखते हैं। हु वेंट इन सर्च ऑफ पास्टर्स, पास्टर मतलब एक लैंड, एक एरिया होता है जहाँ पे गाय बैल को चराया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम आप जैसे अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें, गांव में जो एरिया होता है जहाँ पे जो राउत रहता है ना, राउत लेके जाता है उनको गायों को चराने के लिए, फिर चरा के उसको वापस लेके आ जाता है, ठीक है। तो वो जो एरिया है उसको पास्टर कहा जाता है। तो देयर लाइफ टू बिगेन टू चेंज, और उसके बाद जो है जो नोमैडिक पीपल है उनकी लाइफ भी चेंज होने लग गई। मेनी ऑफ दीज ट्राइब्स गेव अप देयर नोमैडिक वे ऑफ लाइफ एंड टेक टू फार्मिंग एंड सेटलिंग इन विलेज। और धीरे धीरे क्या है, ये जो नोमैडिक ट्राइब है ये भी क्या है अपना लाइफ में चेंजेस लाने लग गए, और ये जो घूमते रहते थे उस लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने क्या है फार्मिंग स्टार्ट कर दी और सेटल होना बसना चालू कर दिए विलेजेस में। देयर वेर ऑल्सो आयरन स्मिथ्स एंड अदर एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन हु वेंट फार एंड वाइड टू सेल देयर वेयर्स एंड टू डिग एंड क्लीन पॉट्स। तो इनके अलावा जो है आयरन स्मिथ लोहार हुआ करते थे, और अदर एक्सपर्ट क्राफ्ट में मतलब जो अलग अलग क्राफ्ट्स में एक्सपर्ट हुआ करते थे, जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में के क्राफ्ट में मतलब एक्सपर्ट है, और इसी तरीके से जो बांस के सामान बनाते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट होते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट हुआ करते थे वो क्या करते थे अपना सामान जो है दूर दूर ले जाकर बेचा करते थे, ठीक है। देयर वेयर्स मतलब जो उन्होंने सामान बनाया उसको, और क्या काम किया करते थे। और अगर पॉन्ड्स वगैरह में गड्ढा खोदने वाला काम है या पॉन्ड्स क्लीन, पॉन्ड्स मतलब तालाब को क्लीन करने का काम है, तो वो काम भी किया करते थे। एक्रोबैट्स, ठीक है, एक्रोबैट्स जो गाना वाना बजाते हैं, नाचते गाते रहते हैं और अपना करतब दिखाते हैं, ठीक है, उसको एक्रोबैट्स कहा जाता है। तो एक्रोबैट्स वेंट अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग टू एंटरटेन पीपल इन विलेजेस एंड टाउन्स। तो एक्रोबैट्स जो है अपना भी घूमते रहते थे, अपना जो गाना वगैरह है, डांस वगैरह दिखाते हुए लोगों को क्या है मनोरंजन देते हुए, एंटरटेन मतलब मनोरंजन करते हुए लोगों का एक शहर से दूसरे जगह और एक गांव से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जोगी, सन्यासीज एंड बेगर forsook their homes and families to spend their lives roaming around the country। तो जो योगीज हो गए, सन्यासीस हो गए और जो भिखारी वगैरह हो गए, वो लोग भी अपने घर को क्या है छोड़ दिया करते थे और अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया करते थे। इनका परित्याग, फॉरसुक मतलब परित्याग कर देना, और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। The villagers and town dwellers would give respectfulness to them। और जो विलेजर्स होते थे और जो टाउन dwellers, टाउन्स में रहने वाले हो रहते थे, वो ये योगी सन्यासी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया करते थे, मतलब उनका सम्मान किया करते थे। अब हमको देखना है विलेजर्स एंड टाउन dwellers। जो विलेज और टाउन्स में रहने वाले लोग हैं, बसने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। द विलेज केप्ट ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज मोर पीपल सेटल इन दैम एंड टुक टू फार्मिंग। तो जो विलेजेस है वो क्या है बहुत ही मतलब बढ़ते गए साइड में बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे एक जगह पे सेटल होते जा रहे थे और वो खेती किसानी वाला जो काम है, फार्मिंग वाला काम है, उसको अपनाते जा रहे थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन पीपल वेयर एबल टू कल्टिवेट लैंड्स वेयर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू फार्मिंग अर्लियर। तो जैसे जैसे जो सिंचाई है ना, सिंचाई जो है उसमें बढ़ोतरी होने लग गई, जगह जगह है कैनाल्स बनाने लग गए, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, टैंक्स बनाने लग गए लोग। तो इससे क्या है जो डेवलपमेंट होने लग गया, सिंचाई का जो प्रोसेस है उसमें डेवलपमेंट होने लग गया। तो इससे क्या हुआ, पीपल जो लोग हैं वो ऐसे लैंड्स को भी कल्टिवेट करने लग गए, वहां पे खेती किसानी करने लग गए जहां पे पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था फार्मिंग। Even the mountain slopes of Himalayas and deserts of the Rajasthan were brought under plow। तो जैसे कि अभी बताया है वैसे ही मतलब जो माउंटेन वाला एरिया है ना, जो हिली एरिया जहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं हुआ करता था
फार्मिंग पॉसिबल नहीं हुआ करता था, और जो डेजर्ट वाला एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया है, वहां पे भी लोग जो है फार्मिंग करना चालू कर दिए, मतलब वहां का जो लैंड है उसको, उसमें वो ब्लॉक करना चालू कर दिए, खेती बाड़ी करना चालू कर दिए। हिस्ट्री टेल अस दैट 1400 lakes were built in रतनपुर इन छत्तीसगढ़ इन 11th century, only 250 exist today। तो हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि उस जमाने में रतनपुर जो है, जो बिलासपुर के पास में है, वहां पे 1400 लेक्स खुदवाए गए थे 11th सेंचुरी में, और धीरे धीरे समय के साथ अभी कितने हैं, 250। और आपको पता है रतनपुर को क्या कहा जाता है, तालाबों का शहर। The people of different castes lived in villages. Their lives were bound by caste system and each caste lived in separate settlement। तो जैसे कि जो लोग हैं विलेजेस में, वहां पे डिफरेंट कास्ट सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट हुआ करता था उस समय। यूज मतलब लोग कास्ट सिस्टम को बहुत माना करते थे। तो कास्ट कौन से होते हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्रस हो गया। तो ये लेवल है, एक लेवल में रहते हैं। जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है वो हाई कास्ट वाले होते हैं, और वैश्य उसके नीचे, और शूद्रस जो है एकदम लो कास्ट के लोग को वो माना जाता था। देयर लाइफ है ना, उनके जीवन में जो ये कास्ट सिस्टम रहता था, और जो हर कास्ट है उसका अलग अलग क्या है, सेटलमेंट हुआ करता था। ठीक है। Some caste groups like Chandals, Sopaks, Sood and Mugs were not even allowed to live within the boundaries of the village or town। और कुछ जो जाति के लोग हैं उनको बहुत ही अनटचेबल माना जाता था, मतलब उनके साथ बहुत छुआछूत की भावना हुआ करती थी, जिसके कारण जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो टाउन्स और विलेजेस की बाउंड्री में भी रहे। दे डिड वर्क, और ये कौन से काम किया करते थे, क्यों इनको इतना छुआछूत वाला माना जाता था, क्योंकि ये ऐसे काम किया करते थे जो बहुत ही गंदा हुआ करते थे। जैसे कि हंटिंग हो गया, स्किनिंग एनिमल्स, लोग जो एनिमल्स है उनकी जो छाल, मतलब जो स्किन है उसको निकाल के उससे लेदर बनाने वाला काम हो गया। ठीक है। तो मेकिंग लेदर गुड्स हो गया, चप्पल वगैरह बनाने का काम हो गया, और लकड़ी काटने का काम हो गया। और जो खत्म हो जाते हैं, डेड है जो, है ना, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको क्रीमेटिंग मतलब उसको जलाने का या दफनाने का काम किया करते थे। और ऐसे ही जो गंदे गंदे काम किया करते थे, मतलब ऐसे काम जिसको गंदा माना जा रहा था। ठीक है, किसी ना किसी को तो करना है। तो ये जो गंदे माने जा रहे थे उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, और उसमें से ये कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दिए गए हैं। द हेड ऑफ द मेन पीसेंट फैमिलीज वुड मीट टू collectively solve the problems of the villagers and to undertake public works in their villages। और जो हेड हुआ करता था, जो मेन पीसेंट फैमिली है, ठीक है, जैसे कि गांव में हम गौटिया बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, तो इस तरीके के जो फैमिलीज के लोग होते थे जिनके पास बहुत सारे जो खेती रहती थी, ठीक है, लैंड रहता था, उनको हेड बनाया जाता था विलेज का। और ये जो विलेज के जो हेड हुआ करते थे, ये सॉल्व करते थे अगर कोई विलेज में प्रॉब्लम हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, वो उस तरीके की, या चोरी वगैरह के बात हो गया, तो इस तरीके का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया करते थे। और अगर कोई पब्लिक वर्क है, ठीक है, पब्लिक वर्क मतलब कोई जनता के लिए जो काम है, जैसे कि तालाब हो गया, तालाब सारे लोग यूज करते हैं, जो गांव रहता है उसमें तो तालाब खुदवाने का काम हो गया, सड़क बनाने का काम हो गया। तो इस तरीके के काम जो है विलेज हेडमैन के अंडर हुआ करते थे। दे वर ऑफर एड्रेस्ड एज पंचकुल और महात्तर एक्सेट्रा। और इनको क्या कहा जाता था, विलेज के जो हेड हुआ करते थे उनको पंचकुल कहा जाता था या महात्तर कहा जाता था। So most North Indian villages were under the control of Bhojpati, who were usually not just an officer but a relative of the king, राजपुत्र और राजपूत। तो जो नॉर्थ इंडियन विलेजेस है वो किसके अंडर हुआ करते थे, उनका जो हेड है क्या कहा जाता था, भोजपति कहा जाता था। और वो क्या होता था, एक ऑफिसर बस नहीं हुआ करता था, वो ऑफिसर भी हुआ करता था और किंग का रिलेटिव रिश्तेदार भी हुआ करता था, और उसे क्या कहा जाता था, राजपुत्र या राजपूत। दीज ऑफिसर्स हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द विलेजर्स कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम देयर। और ये जो ऑफिसर्स हुआ करता था, इनका बहुत ही प्रभाव हुआ करता था जो विलेजर्स है उनके सामने। और ये क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, विलेजर्स से टैक्सेस भी कलेक्ट किया करते। Taxes were levied on marriages and village festival as well as on wells and bonds। तो बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उनमें कुछ टैक्सेस लेविड मतलब उनमें लिया जाता था। जैसे कि शादी वगैरह में टैक्सेस हुआ करता था, अगर शादी हो रही किसी के यहाँ उनको टैक्स देना पड़ता था। विलेज में कोई फेस्टिवल है तो टैक्स देना पड़ता था विलेजर्स को। और जो कुएं हो गए, तालाब हो गए, उनमें भी टैक्सेस दिया
देना पड़ता था। तो विलेजर्स हैड टू वर्क विदाउट पेमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस नॉन एज बेगर। और कुछ ऐसा समय होता था जब विलेजर्स है उनको विदाउट मतलब बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ता था, और उस समय उनको क्या कहा जाता था, बेगर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इन द इकोनॉमिक फील्ड इन द वे रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम विलेजर्स। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है इस समय में वो क्या हुआ करता था, जो इकोनॉमिक फील्ड है, ठीक है, जो आर्थिक है ना, आर्थिक जो फील्ड है उस समय, जिस समय जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था विलेजर्स से। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द किंग हैड टू सोल राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो इस गुप्ता पीरियड में जो किंग है उसके पास पूरा राइट हुआ करता था कि वो कलेक्ट करे रेवेन्यू, जो कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। बट नाउ द ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग लैंड्स एंड विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड स्कॉलर्स वाज वेल एस्टैब्लिश। अब धीरे धीरे समय के साथ जो है एक नया ट्रेडिशन आया, ठीक है, एक नया बदलाव आया, जिसमें क्या है, गिफ्ट देना पड़ता था लैंड्स और विलेजेस, किसको, ब्राह्मण्स को, और स्कॉलर्स मतलब जो पढ़े लिखे जो विद्वान लोग होते हैं उनको स्कॉलर्स कहा जाता है। तो ये नए ट्रेडिशन में क्या है, लैंड और विलेजेस जो है ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स को डोनेशन में डोनेट किया जाता था। दिस भूपतिस retained a major part of the revenue collected from their gifted lands, giving only a small portion to the king। और ये जो भूपति मतलब भू मतलब जमीन, पति मतलब उसका अधिकारी, ठीक है, जो भूपति है, जैसे जो ब्राह्मण और विलेज और स्कॉलर्स को दिया गया है वो जमीन जो है, उनको क्या करना पड़ता था, वो क्या करते थे, बहुत जो टैक्सेस जो है, रेवेन्यू है, कलेक्ट किया करते थे, जो भी उनको लैंड उसके पास है, और बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है किंग को वो दिया करते थे। दे बिकम वेरी प्रॉस्परस एंड began behaving like independent rulers, even maintaining their own army। तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, इनके पास बहुत सारे लैंड इकट्ठा हो जाते थे जिससे वो काफी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इससे क्या है, धीरे धीरे वो क्या है, बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया, प्रॉस्परस मतलब बहुत ज्यादा धनवान हो गए, और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स, ठीक है, एक स्वतंत्र वहां पे रूलर्स के हिसाब से मतलब वहां पे राज्य करने वाला अपने आप को घोषित कर दिया करते थे। इवन मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज। और धीरे धीरे वही इतना रईस हो गए, इतने पैसे वाले हो गए, एकदम रूलर की तरह, जैसे किंग होता है वैसे ही, और धीरे से वो अपनी एक आर्मी भी मेंटेन करने लग गए। इंस्टेड ऑफ टैक्सेस बीइंग कलेक्टेड इन द नेम ऑफ किंग, दे वे नाउ कलेक्टेड इन द नेम ऑफ फ्यूडल वैसल्स। तो यहाँ पे जैसे कि मतलब पहले टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था कि हाँ भाई हम किंग के ये फलाना है और हम टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन अब क्या है, वो अपने नाम पर, फ्यूडल वैसल मतलब अपने नाम पर जो है टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। फ्यूडल वैसल के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं क्या होता है फ्यूडल वैसल, ठीक है। फ्यूडल वैसल मतलब जो है ना, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं, जैसे कि किंग है, ठीक है, किंग के अंडर में जो लोग हैं, ठीक है, किंग के अंडर में जो लोग हैं, जो जिनके पास तो कुछ अथॉरिटी है, उनको उनका फ्यूडल वैसल कहा जाता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द किंग एंड द विलेजर्स वाज दस ब्रोकन। और इससे क्या हो रहा था, जो किंग्स है और जो विलेजर्स है उससे जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लग गया। द सिचुएशन इन द साउथ इंडिया वाज डिफरेंट। द हेड ऑफ द प्रोमिनेंट फैमिलीज वर्क कलेक्टिवली फॉर देयर विलेजेस। लेकिन जो है इस तरीके का जो कंडीशन है साउथ इंडिया में नहीं हुआ करता था। साउथ इंडिया में टोटल जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो अलग हुआ करती थी। जो हेड हो गया, जो मुख्य फैमिली है हेड के विलेजेस की, वो क्या है, कलेक्टिवली कलेक्ट करते थे, जो है ना, वर्क करते थे कलेक्टिवली विलेजेस के लिए। दिस विलेजेस असेंबलीज वे कॉल्ड उर। और ये जो विलेज असेंबलीज है उसको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। और उर ऑफ सेवरल विलेजेस कंबाइंड टू फॉर्म नाडू। तो ये जो विलेज असेंबलीज है उसको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। और ये बहुत सारे उर मिला के क्या बनते थे, नाडू। The main function of Ur and Nadu was to collect taxes, punish wrongdoers, solve village disputes, maintain temples and ponds and so on। इनका क्या काम हुआ करता था ये उर और नाडू का, कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, है ना, और अगर किसी ने गलत काम किया, रॉन्ग डूअर्स मतलब जो गलत काम किया उसको पनिश करे, और सॉल्व करे जो विलेजेस की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्प्यूट्स है, लड़ाई वगैरह है, उसको सॉल्व करे, और मेंटेन करे टेम्पल्स और पॉन्ड्स जो है उनको भी। At that time, the Brahmins were respected across India. They were gifted land and villages so that they would settle down, educate people and perform pujas. These gifted villagers were known as ब्रह्मदेया। तो इस समय जो है ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी हमारे कंट्री में। पूरा कंट्री में जो है ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, और उनको क्या है, गिफ्ट दिया जाता था। गिफ्ट में सीधा का सीधा जो है अगर देना रहता था तो लैंड्स और विलेजेस दे दिया जाता था, जिससे वो वहां पे सेटल हो जाए, लोगों को शिक्षित कर सके, और पूजास वगैरह जो है उसको परफॉर्म कर सके। और ये जो गिफ्टेड विलेजेस है इसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मदिया। अब इसके बाद हमको देखना है वुमेन्स के ऊपर कौन से रिस्ट्रिक्शंस
थे, वुमेन की क्या कंडीशन थी उस समय, उस चीजों को हमको देखना है। तो सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस प्रैक्टिस ग्रेजुअली बिकेम वाइड स्प्रेड। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मतलब उनके लिए रुकाव हुआ करते थे, ठीक है, मतलब उनको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। तो ये जो है वुमेन्स के ऊपर लगाए जाते थे कि भाई तुमको घर से बाहर ज्यादा नहीं जाना है, पढ़ना नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस समय वुमेन्स को झेलना पड़ता था, जो हम आगे देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या है पूरी कंट्री में फैल गया। इट वॉज नॉट कंसिडर प्रॉपर फॉर वुमेन टू स्टडी, ट्रैवल, मीट पीपल, टू डू बिजनेस और मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेसिस। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, इसमें क्या क्या हुआ करते थे, जो वुमेन के ऊपर इम्पोज किया जा रहा था, लगाया जा रहा था कि भाई उनको पढ़ना नहीं है, उनको बाहर ट्रैवल के लिए नहीं जाना है, उनको लोगों से मिलना नहीं है, कोई बिजनेस या व्यापार नहीं करना है, और वो अपनी मनपसंद से कोई भी शादी भी अपने मनपसंद से नहीं कर सकते थे। दे वेर मैरिड एट अ वेरी यंग एज, चाइल्ड मैरिज, एंड इफ देयर हस्बैंड डाइड दे वेर एनकरेज टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पाइल। तो उनकी जो शादी है बहुत ही छोटे उम्र में कर दिया जाती थी, जिसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। और अगर उनका हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उनको क्या है, उनको उकसाया जाता था कि तुम भी भाई वहां पे उनका जो चिता है, फ्यूनरल पाइल मतलब उनकी जो चिता है वहीं तुम चले जाओ और वहीं पे जल के खत्म हो जाओ। दिस ट्रेडिशन वॉज नॉन एज सती, ठीक है, इस ट्रेडिशन को जो सती कहा जाता है, जिसे हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये सारे जो चाइल्ड मैरिज हो गया, सती सिस्टम हो गया, इसको खारिज किया, अबॉलिश किया, जिसके बारे में हम क्लास 8 में देखेंगे। तो विडोज में आर नॉट अलाउड टू रीमैरिड, और जो विडो रीमैरिज है इसको भी ब्रिटिशर्स ने चालू करवाया बाद में। तो विडो मतलब जो विधवा है उनको भी नहीं अलाउ किया जाता था कि वो फिर से शादी करे। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स वे आर नॉट लिमिटेड टू अपर क्लासेस, और ये जो सारी जो बंदिशें हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, ये सिर्फ अपर कास्ट में लिमिटेड नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो बिगेन अडॉप्टिंग सच प्रैक्टिसेस, और जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो सामान्य आदमी है, वो भी इस तरीके के प्रैक्टिसेस करवाता था। मतलब वुमेन्स के साथ जो कंडीशन है, चाहे वो अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, सारे जगह जो वुमेन के कंडीशन है वो सेम हुआ करती थी। We shall see later how women raise their voices in the protest against such restrictive practices। और हम बाद में देखेंगे, जब हम आगे 8th क्लास में चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे जो औरतें हैं उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है, बंदिशें हैं, जो प्रैक्टिसेस उनके साथ हुआ करती थी, उसके खिलाफ उन्होंने बोलना चालू किया। Several sati altars exist in the precincts of Mahamaya temple at Ratanpur in Chhattisgarh, showing that सती प्रथा और ट्रेडिशन was prevalent in this region। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सती अल्टार्स मतलब जहाँ पे उनको भस्म किया जाता था, बड़े बड़े जो जहाँ पे जलाया जाता था, वो अभी भी जो है महामाया टेम्पल्स में देखने के लिए मिलेगा आपको रतनपुर में। इससे क्या पता चलता है कि सती प्रथा और ट्रेडिशन जो है हमारे रीजन में भी हुआ करता था। टुडे चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम इज कंसिडर्ड एज क्राइम, और अभी के डेट में चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम है, ये क्या है, गुनाह है, क्राइम है। However, the remnants of these practices can be still seen। तो इसके बारे में हमको काफी सारे जगह जो है देखने के लिए मिलेगा कि पुराने समय में हुआ करता था। The अथबीसा मेला is held on पूर्णिमा on the month of Moth to honor सती। और ये जो मेला है अथबीसा मेला, ठीक है, ये हमेशा हर साल जो है पूर्णिमा हर जो पूर्णिमा होती है ना, मांग महीने की, उसमें कराया जाता है, ठीक है, ये जो मेला लगता है ताकि जो सती हुई है महिलाएं उनको सम्मान दे सके। उसके बाद हमको देखना है सिटीज और ट्रेड। As more and more people took to farming, as the villages and towns grew, large market centers called mandip developed, where merchants from near and far could buy and sell their produce। तो जैसे जैसे जो है, ठीक है, अब हम सिटीज और उसमें कौन से व्यापार हुआ करते थे उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे जैसे जो है बहुत सारे लोग जो है फार्मिंग करने लग गए और विलेजेस और टाउन्स बढ़ने लग गए, तो लार्ज मार्केट, बड़े बड़े मार्केट सेंटर्स बन गए, जिसको क्या कहा जा रहा है, मंडपिक, ठीक है, मंडपिक। तो यहाँ पे जो है एक एरिया हुआ करता था जहाँ पे मर्चेंट्स जो है अलग अलग जगह से, फार और नियर, दूर से पास से आते थे और अपने जो सामान है, ठीक है, उनका जो प्रोड्यूस है उसको बेचा करते थे। दिस मार्केट सेंटर्स हैड परमानेंट शॉप्स और विथियास वेयर
वेरियस क्राफ्ट्समैन लाइक वीवर्स, पॉटर्स, स्कल्पचर्स, कारपेंटर्स, ग्लोथस्मिथ एक्सेट्रा लिव। तो ये जो मार्केट सेंटर हुआ करता था ये और कई जगह मतलब ये जो मार्केट सेंटर हुआ करता था वहाँ पे परमानेंट शॉप भी हुआ करते थे, जिसको क्या कहा जाता था, विथिया कहा जाता था, जहाँ पे अलग अलग क्राफ्ट्समैन जो हो गए, जैसे वीवर्स हो गया, पॉटर्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, ठीक है, वीवर जो बुनाई का काम करते हैं, पॉटर मिट्टी के बर्तन, स्कल्पचर्स मूर्ति बनाने वाले, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, गोल्डस्मिथ जो गोल्ड बनाने का काम करते हैं, ये यहाँ पे रहा करते थे। द किंग और फ्यूडल वेसल्स हु लिव्ड इन द सिटीज वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द मार्केट। और जो भी वहां का राजा हुआ करता था या फिर फ्यूडल वेसल हुआ करता था जिसके अंडर वो विलेज हुआ करता था या सिटी हुआ करती थी, वो वहां पे क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। द ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड किंग्स कंस्ट्रक्टेड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड गेव डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग पूजास एंड सेलिब्रेटिंग फंक्शंस। और ये जो ट्रेडर्स हो गए और ये जो क्राफ्ट्समैन हो गए और किंग्स हो गए, ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे वहां पे और डोनेशन दिया करते थे ताकि वहां पे बड़े बड़े अच्छे तरीके से पूजा हो सके। और जो फेस्टिवल्स है उसको भी मंदिर में ही मनाया जाता था, फेस्टिवल्स को मनाया जा सके। टेम्पल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो टेम्पल्स है इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति है उसको डेवलप करने के लिए साउथ इंडिया में। द किंग एंड फ्यूडल्स to enhance the glory of the royal lineage constructed magnificent temples with इंट्रिकेट कार्विंग्स। तो जो किंग्स हो गए और फिडल वैसल्स हो गए वो अपनी महिमा दिखाने के लिए, ठीक है, एनहांस देयर ग्लोरी, मतलब अपनी एकदम महिमा दिखाने के लिए कि हाँ हम एकदम रॉयल मतलब बड़े वंश से को बिलोंग करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे। और ये जो टेम्पल्स है उसमें इंट्रिकेट मतलब बहुत ही सुंदर तरीके की कार्विंग्स हुआ करती थी। दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं विद ये जो कार्विंग्स है, ठीक है, where donated large villages from where they from which they could collect revenue। तो ये जो है ये जो टेम्पल्स है इसको विलेजेस को दे दिया जाता था ताकि वो वहां से टैक्सेस कलेक्ट कर सके। So their wealth was kept increasing and temple committees were set up to look after the affairs and invest their revenues in trade, commerce and industry। और ये जो मंदिर हैं, ठीक है, जिनके पास काफी धन इकट्ठा होते जा रहा था, ठीक है, उनके पास खुद के विलेजेस हुआ करते थे जहाँ से वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे। तो इसलिए जो है टेम्पल कमिटीज बनाई गई जो ये जो टैक्सेस है उसके जो ये जो अफेयर्स है उसके ऊपर ध्यान देते थे और जो रेवेन्यू है, ठीक है, और ये जो उनको रेवेन्यू मिला है उनको इन्वेस्ट किया करते थे ट्रेड में, कॉमर्स में और इंडस्ट्रीज में। दिस कमिटीज ऑल्सो बिगैन गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑन लार्ज स्केल। और ये जो कमिटी है, ये जो टेम्पल की जो कमेटी बनी हुई है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिया करते थे जिनको भी जरूरत पड़ती थी उनको। Whenever a temple was constructed, a large number of craftsmen, laborers, merchants and Brahmins collected, so many new cities came into existence। और जब भी एक टेम्पल बनाया जाता था तो बहुत सारे है ना, बहुत सारे जो है क्राफ्ट्समैन इकट्ठा हुआ होते थे। अभी टेम्पल बनाना है तो क्राफ्ट्समैन अगर आए हैं तो वहीं रहेंगे कुछ समय तक जब तक टेम्पल बन रहा है, और उस समय एक टेम्पल बनाने में कई सालों लग जाते थे। तो वो जो क्राफ्ट्समैन है वो वहीं पे रहने लग जाते थे, लेबरर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, पूजा भी तो करनी है टेम्पल्स में, तो ये लोग वहीं पे रहने लग जाते थे। और इससे क्या है, बहुत सारी नई नई सिटीज, जहां पे भी टेम्पल बना वहां पे नई नई सिटीज जो है एग्जिस्टेंस में आने लग गई। तो ड्यूरिंग दोज डेज मर्चेंट्स ट्रेवल्स नॉट जस्ट टू डिफरेंट सिटीज इन इंडिया बट डिफरेंट कंट्रीज फॉर ट्रेड। और उस समय जो है जो मर्चेंट्स हो गया, व्यापारी हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में ही ट्रेड नहीं किया करते थे, वो दूसरी कंट्रीज में भी जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो मर्चेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो कम टू इंडिया। और वैसे ही जो मर्चेंट्स हैं, मतलब जो व्यापारी है, दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में भी आया करते थे। ट्रेड अक्रॉस द सीज वाज रन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ। और जो ट्रेड हुआ करता था जो बाहर के देशों में, अक्रॉस द सी मतलब हमारे जो समुद्र का जो घेरा है हमारी कंट्री में, उसके बाहर अगर कोई ट्रेड हुआ करता था तो वो कौन से बंदर कहाँ से हुआ करता था, पोर्ट से। गुजरात हो गया, कोंकण हो गया, ठीक है, गुजरात आप सब जानते हैं, कोंकण जो गोवा वाला पार्ट है, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया, ठीक। द साउथ इंडियन मर्चेंट फॉर्म गाइड्स कॉल्ड नाना देसी और मनीग्रामम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और जो साउथ इंडियन मर्चेंट्स है उन्होंने अपना एसोसिएशन फॉर्म किया, गाइड्स फॉर्म किया, ठीक है, एसोसिएशन, गाइड्स मतलब एसोसिएशन, जिसे कहा जाता था नाना देसी या फिर मनीग्रामम, ताकि वो अपनी जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। दे ट्रेवल टू चाइना, इंडोनेशिया, अरब कंट्रीज, ईरान, अफ्रीका टू ट्रेड। और वो ट्रेड करने के लिए कहाँ कहाँ जाया करते थे, चाइना जाया करते थे, इंडोनेशिया जाया करते थे और कई सारे अरब कंट्रीज में जाया करते थे, ईरान में जाया करते थे, अफ्रीका में भी जाया करते थे। सिमिलरली मर्चेंट्स फ्रॉम अरब कंट्रीज, सेंट्रल एशिया एंड चाइना कम टू इंडिया। वैसे ही जो है जो व्यापारी जो है बहुत सारी जो अरब कंट्रीज हो गया, सेंट्रल एशिया और चाइना से यहाँ हमारी कंट्री में आया करते थे। मेनी फॉरेन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स सेटल अलोंग
along the coastal areas of the country। और बहुत सारे जो फॉरेन से जो मर्चेंट्स आए हुए करते थे और ट्रेडर्स आया करते थे हमारी कंट्रीज में, क्या है अब उनको ट्रेड करना है, हमेशा आना जाना है, तो वो हमारी कंट्री में बस भी जाया करते थे, मतलब सेटल हो जाया करते थे। जो कोस्टल एरियाज जिसकी हमने बात की, जैसे कि गुजरात का हो गया और कोंकण हो गया, तो कोंकण में जैसे आप जानते होंगे पोर्चुगीज सेटलमेंट रहता था वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे और एलोबरेट तरीके से पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। एज अ रिजल्ट द लोकल पीपल केम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स एंड वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो वैसे ही जैसे अब बाहर से जो लोग आए हैं हमारे कंट्री में रहने लग गए, तो इससे जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट में आए, तो वो जो है उनके कल्चर में डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन से है उससे प्रभावित होकर उनको अपनाना चालू कर दिए। चाइनीज, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज सेटल डाउन इन केरला एंड तमिलनाडु, अरब ट्रेडर्स सेटल्ड इन गुजरात एंड केरला। तो चाइनीज और क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूस हो गए, है ना, पोर्चुगीज वगैरह जो आए हैं, जैसे आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो ये लोग आके सेटल होने लगे कहाँ पे, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। और अरब के जो ट्रेडर्स हैं वो सेटल होते थे गुजरात और केरला वाले एरिया में। दे सेंड, और ये यहाँ से क्या भेजते थे, स्पाइसेस, क्लॉथ, राइस एंड अदर प्रोडक्ट्स टू देयर कंट्रीज। और यहाँ से जो है शिप्स के द्वारा वो दूसरे कंट्रीज में स्पाइसेस हो गया, मसाले हो गए, है ना, कपड़े हो गया, राइस हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अपनी कंट्री में भेजा करते थे। अब हम देख रहे हैं भक्ति मूवमेंट, टेम्पल एंड रिलीजियस लैंग्वेज के बारे में। तो द फॉरेस्ट dwellers वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो वर्शिप किसको पूछते थे, भगवान, देवी और देवताओं को, जिसे जो भी उनका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से। इवन टुडे वी फाइंड मेनी कैनोपीज एंड अल्टार्स इन द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कंटेनिंग एंशिएंट रिलिक्स ऑफ बुद्ध देवा और माता देवा। तो अभी भी जो है बहुत सारे आपको कैनोपीज मिलेंगे, अल्टार्स मिलेंगे, ठीक है। कैनोपीज छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं उनको कहा जाता है, जो कि आपको छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में बुद्धा देवी और माता देवी जो है उनको पूजा जाता था। वी ऑल्सो फाइंड अल्टार्स इन विलेजेस वेयर पीपल वर्शिप ठाकुर देव, द गॉड ऑफ ट्राइबल्स। Following the decline of Buddhism in Middle Ages, a new movement took root in spiritual history of India called Bhakti movement. It originated in Tamil Nadu in south of the country. तो जैसे जैसे जो बुद्धिज्म है उसका थोड़ा सा प्रभाव कम होने लगा मिडिल एजेस में, तो एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि है मतलब हमारे कंट्री के जो धार्मिक जो वैल्यूज है उसको चेंज किया उसने, और उसे कहा जाता है भक्ति मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में, साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु वहां पे। इट एडहर्स बिलोंग्स टू ऑल कास्ट एंड इंक्लूडेड many devotees of शिवा एंड विष्णु। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है इसमें सारे जो कास्ट है उसके लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड रहते हैं। और इसमें जो डिवोटीज हैं वो किसको पूछते हैं, शिवा और विष्णु को। दे एनकरेज द वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड एंड गॉडेसेस एंड इंस्टेड ऑफ प्रीच लव एंड फेथ इन शिवा एंड विष्णु। तो ये जो भक्ति मूवमेंट के जो डिवोटीज हुआ करते थे, जो भक्त हुआ करते थे, डिवोटीज मतलब भक्त हुआ करते थे, ये किसको डिस्करेज करते थे, किसको नाकारते थे कि भाई बहुत सारे देवी देवताओं को पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है अपनी भक्ति किसमें दिखानी है, शिव भगवान और विष्णु भगवान में। दे कंपोज डिवोशनल सॉन्ग इन तमिल विच बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल। तो उन्होंने जो है तमिल में बहुत सारे जो है डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति वाले जो गीत है वो बनाए, जिससे वो बहुत ही पॉपुलर हो गए जो कॉमन पीपल है उनके सामने। द शिवा डिवोटीज वेयर कॉल्ड नयनार्स एंड विष्णु डिवोटीज वेयर कॉल्ड अल्पर्स। तो शिव के जो भक्त है उनको नयनार्स कहा जाता था और विष्णु के जो भक्त है उनको अल्पर्स कहा जाता था। दे ऑल्सो वर्शिप कृष्णा एंड रामास एंड इनक्रेनेशन ऑफ विष्णु। और ये और किसको पूछते थे, कृष्णा और राम भगवान को भी पूछते थे और इनको अवतार मानते थे। इनक्रेनेशन मतलब अवतार मानते थे विष्णु भगवान का। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो भक्ति मूवमेंट है इनके इन्फ्लुएंस के इसके प्रभाव से बहुत सारे जो टेम्पल्स बनाए गए डिफरेंट प्लेसेस में। The king sought to make these temples even more magnificent to reflect their own glory and influence. तो किंग को क्या करना पड़ता था, ये जो टेम्पल्स है इसको और बड़े बड़े तरीके से बनाना पड़ता था, बहुत ही विशाल बनाना पड़ता था ताकि वो अपना जो है अपनी महिमा दिखा सके, अपना जो प्रभाव है उसको दिखा सके। तो यहाँ पे भूरनदेव टेम्पल दिया गया है, ठीक है, कबीर धाम कवर्धा जिला में जो है। बट मेनी डिवोटीज वे आर नॉट हैप्पी विद द वे किंग्स वे सीकिंग टू ग्लोरीफाई देयर नेम्स। दे बिलीव दैट लव फॉर गॉड शुड नॉट मैनिफेस्ट इन एनी आउटवर्ड पॉम्प एंड शो। तो इसमें बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो खुश नहीं हुआ करते थे। किंग्स क्या है अपने आप को दर्शाने के लिए, अपनी महिमा को जताने के लिए जो है इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बना रहे हैं,
बना रहे हैं, अपने आप को एकदम शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो क्या माना करते थे कि भगवान की भक्ति के लिए उनको कुछ भी मतलब ऊपरी दिखावा की जरूरत नहीं है। पॉम्प एंड शो मतलब आउटवर्ड पॉम्प एंड शो मतलब बाहरी दिखावा की कोई भी जरूरत नहीं है। चीफ अमंग दिस डिवोटीज वेयर लिंगायत और वैष्णव और कर्नाटका। और ये जो माना करते थे कि ऊपरी दिखावा हमको नहीं करना है, इसमें से कौन से डिवोटीज हुआ करते थे, क्या कहा जाता था, लिंगायत और वैष्णव ऑफ कर्नाटका। द मेन इंस्क्रिप्शंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द साउथ वेयर बसवाना एंड अक्का महादेवी। तो ये जो मेन इंस्पिरेशन हुआ करते थे भक्ति मूवमेंट के साउथ में, वो कौन कौन से थे, बसवाना और अक्का महादेवी। दे सॉट टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लासेस। और ये क्या चाहते थे, सॉट मतलब क्या चाहते थे, इरेडिकेट मतलब रिमूव करना, हटाना चाहते थे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जाति के बीच में जो भी भेदभाव हुआ करते थे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उसको हटाना चाहते थे। द नाथपंथीज एंड सिद्धार्थ स्टार्टेड अ सिमिलर मूवमेंट इन बंगाल और बिहार। और जो नाथपंथी और सिद्धा है वो भी इसी तरीके का जो मूवमेंट है उसको बंगाल और बिहार में उन्होंने स्टार्ट किया। द भक्ति सेंट्स रोड सॉन्ग्स इन लोकल लैंग्वेज इन लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल। और ये जो भक्ति के जो संत हुआ करते थे वो ऐसे सॉन्ग्स लिखते थे जो कि लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था, जो कॉमन पीपल बोला करते थे। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इससे क्या है, बहुत सारे जो लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर है वो उसको बढ़ावा मिला, उसमें बढ़त हुई। वी फाइंड मेनी सच कॉम्पोजिशन ऑफ दिस एरियाज इन द रेडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ दिस लैंग्वेज इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु, कन्नाडा इन साउथ एंड गुजराती एंड हिंदी इन नॉर्थ। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, हमको बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन जो है अलग अलग फॉर्म में, रुडिमेंट्री मतलब अलग अलग फॉर्म के जो लैंग्वेजेस है उसमें हमको मिलता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो गया साउथ में, और गुजराती और हिंदी हो गया नॉर्थ में। तो अब हमको देखना है टेम्पल और आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैनी इम्पोजिंग टेम्पल्स वेयर बिल्ड ड्यूरिंग दिस एरिया। तो इस समय जो है बहुत सारे टेम्पल जो है उस समय बनाए गए। तो दीज टेम्पल्स कंसिस्ट ऑफ गर्भगृह, शिखारा एंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल मंडलम। और ये जो टेम्पल्स है इसमें क्या हुआ करता था, गर्भगृह हुआ था। गर्भगृह क्या होता था, जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। शिखारा जो ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है, जो कॉनिकल शेप में होता है, उसको शिखारा कहा जाता है। और मंडपम जो मंदिर के सामने का जो एरिया होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसको मंडपम कहा जाता है। ऑन एंटरिंग द टेम्पल वन फर्स्ट कम्स अक्रॉस द मेन मंडपम। ठीक है, जैसे ही हम टेम्पल एंटर करते हैं तो हमको एक बड़ा सा हॉल टाइप का मिलता है जिसको क्या कहा जाता है, मंडपम। आफ्टर विच आर द अर्ध मंडपसम एंड महामंडपम। और उसके बाद जो है आपको अर्ध मंडपम दिखेगा और महामंडपम दिखेगा। ठीक है, दिस मंडपम्स आर बेसिकली लार्ज हॉल्स वेयर डिवोटीज स्टैंड फॉर दर्शन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। और ये जो मंडपम होते थे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़े हॉल्स हुआ करते थे जहाँ पे जो डिवोटीज है, जो भक्त हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए खड़ा हुआ करते हैं। आज भी आप देखेंगे टेम्पल्स में जो बड़ा सा एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, मंडपम। तो द गर्भगृह इज द सेंट्रल श्राइन वेयर द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस आर प्लेस। तो जैसे कि मैंने बताया, गर्भगृह जो है एक सेंट्रल श्राइन हुआ करता था, एक एरिया हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे जो मेन जो भगवान है, ठीक है, उनकी मूर्ति को रखा जाता था। द शिकारा अ टॉल स्पायर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज बिल्ड एट द टॉप ऑफ गर्भगृह विच इज विजिबल फ्रॉम अफार। तो शिखारा, जैसे कि मैंने बताया, जो ऊपर का जो पार्ट होता है गर्भगृह का, जो बहुत ही ऊंचा होता है, कॉनिकल शेप में होता है या अलग अलग शेप में भी हो सकता है। तो टॉल मतलब लंबा स्ट्रक्चर होता है जो दूर से भी देखा जा सकता है। इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द टेम्पल एंड इट इज यूजली बिल्ड इन 2 स्टाइल्स। और ये जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट हुआ करता था टेम्पल्स का, और इसे 2 तरीके से बनाया जाता था, साउथ में अलग और नॉर्थन में अलग। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिया गया है 1.3 और 2.2। ठीक है, जो पिक्चर दी गई है ठीक है, इलिस्ट्रेशन 1.3 और 1.2.2, उसमें हम इसको स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मंदिर भी है, फिगर 2.3, गंढाई पंडरिया टेम्पल। ठीक है, ये टेम्पल है, इसके स्ट्रक्चर है। तो सम स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम इंक्लूड द सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा, खजुराहो टेम्पल बिल्ड बाय चंदेला किंग्स एंड राजराजेश्वरा टेम्पल बाय चोला रूलर। तो बहुत सारे टेम्पल बनाए गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है सन टेम्पल है कोणार्क में, खजुराहो टेम्पल्स है जो चंदेला किंग्स के द्वारा बनाए गए हैं, राजराजेश्वरा टेम्पल है जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो अदर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ रतनपुर टेम्पल इन छत्तीसगढ़ बिल्ड बाय कलचुरी रूलर, द गंडाई पंडारिया टेम्पल, द शिवरी नारायण टेम्पल बिल्ड बाय जलजला देव, बोरन डैम टेम्पल ऑफ कबीर
कबीर धाम ऑफ कवर्धा, ये सारी जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें, ठीक है। रतनपुर है, शिवरी नारायण हो गया आपका, बोरम देव टेम्पल है, दे कंटेन मासिव इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस कार्व्ड इन स्टोन। तो ये जो टेम्पल्स है यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी है भगवान और देवी देवताओं की, ठीक है, जिसको स्टोन से बनाया गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा बहुत सारी चीजें, भक्ति मूवमेंट के बारे में देखा, टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, लोगों को जो फॉरेस्ट में जो रह रहे हैं लोग उनके लाइफ के बारे में देखा हमने, विलेजेस के जो लोग हैं उनके लाइफ के बारे में देखा, टाउन्स के विलेज के बारे में देखा हमने, इसमें ट्रेडिंग भी देखा। तो बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने मेरे वीडियोस को अच्छे से शेयर करिए ताकि अच्छे से व्यूज आए, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।